हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो इससे पहले हमने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में डिस्कस किया था क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, ये वीडियो लेक्चर है। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझ आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे पहले चेकआउट कीजिए और फिर इस वीडियो पे आ जाइए, ताकि आपको एक लिंक बैठ जाए जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम डिस्कशन कर रहे हैं फाइनेंस फंक्शंस के बारे में या फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में। तो अब जो दूसरा डिसीजन होता है कोई भी फाइनेंस के लिए, वो होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। दूसरा जो डिसीजन है वो है फाइनेंसिंग डिसीजन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर आपको मिलेंगे क्लास 11th क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज के सारे वीडियो लेक्चर्स। यूट्यूब पे आपको फ्रीली मिल जाएंगे सारे लेक्चर्स। मेरी प्लेलिस्ट पे चेकआउट कीजिए, सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं एंड अपलोड होते रहेंगे। और अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड है और बिजनेस फैक्ट्स में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बिजनेस फैक्ट्स के बारे में भी इस चैनल पर डालती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए, फाइनेंसिंग डिसीजन नाम से ही आप आपको पता चल रहा होगा कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या। फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है कि हमारे पास हम कहाँ कहाँ से, ऐसे कौन से सोर्सेज हैं, ठीक है, ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जहां से हम पैसा उठा सकते हैं। ऐसे कौन से सोर्सेज हैं कंपनी के पास, ठीक है, ऐसे कौन से सोर्सेज है कंपनी के पास जहां से कोई कंपनी जो है पैसा उठा सकती है। ठीक है, अलग अलग तरह के सोर्सेज होते हैं। तो इन्हीं सोर्सेज के बारे में ये जो कंपनी के पास जो भी अवेलेबल सोर्सेज होंगे उसमें से कौन सा बेस्ट सोर्स होगा, कंपनी ये डिसाइड करती है इस फाइनेंसिंग डिसीजन के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंपनी के पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं। ठीक है, कंपनी के पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं, फंड के सोर्सेज होते हैं जहां से वो अपना पैसा उठा सकती है। तो देखिए, जैसे आप यहाँ पर एक बैलेंस शीट देख पा रहे होंगे, है ना, एक बैलेंस शीट दिख रही होगी आपको। तो आपको यहाँ पर लाइबिलिटी साइड देखना है। आप जानते होंगे कि बैलेंस शीट में एक असेट साइड होती है और एक लाइबिलिटी साइड होती है, राइट। तो लाइबिलिटी साइड देखिए आप सभी। लाइबिलिटी साइड में एक ब्लैक बॉक्स दिख रहा होगा आपको, जिसमें लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का मतलब ये होता है कि कंपनी ने कहाँ कहाँ से पैसा उठाया है। कंपनी ने कहाँ कहाँ से पैसा उठाया है, कहाँ बाहर से, कंपनी के बाहर से पैसा उठाया है। ठीक है, तो ये होता है बोरोड फंड्स। इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? बोरोड फंड्स। ये जो ब्लैक बॉक्स है इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे बोरोड फंड्स। क्या बोलेंगे दोस्तों हम इसे? बोरोड फंड्स। इसे मैं बी से डिनोट कर रही हूँ, बोरोड फंड्स। ठीक है, अब बोरोड फंड्स का मतलब ये होता है कि कंपनी ने बाहर से, कंपनी के बाहर से कहाँ कहाँ से पैसा उठाया है, वो कंपनी की हो जाती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, या एक तरह का फंड जिसे हम कहेंगे बोरोड फंड्स। बोरो करना मतलब कहीं से पैसा उठाना। तो कंपनी ने जहां से बाहर से पैसा उठाया होगा वो सब कंपनी के बोरोड फंड्स का हिस्सा हो जाता है। जैसे लोन लिया है कंपनी ने या डिबेंचर इशू किए हैं, तो ऐसे अलग अलग तरीके, अलग अलग सोर्सेज है जहां से जो कंपनी है पैसा उठा सकती है। तो ये सब आ जाता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। ठीक है, तो ये तो पहला सोर्स होता है कि कंपनी क्या करे, बाहर से पैसा उठा ले। और दूसरा जो सोर्स है कंपनी के पास, दूसरा जो सोर्स है उसे हम कहते हैं दोस्तों, दूसरा जो सोर्स है उसे हम कहते हैं दोस्तों, एक सेकेंड जी, दूसरा जो सोर्स है उसे हम कहते हैं ओनर्स फंड्स। जिस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है ओनर्स इक्विटी,
ओनर्स फंड्स, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ओनर्स इक्विटी या ओनर्स फंड्स। ओनर फंड में क्या क्या आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि कंपनी ने कुछ रिजर्व्स बना के रखे हुए हैं या कुछ ऐसा है जो कंपनी, ऐसी कुछ अर्निंग्स रिमेनिंग है कंपनी के पास जो कि कंपनी ने अपने पास रखी हुई है, ठीक है। सब पूरा पेमेंट होने के बाद शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया गया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया, सभी को पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचेगा वो कंपनी के ओनर इक्विटी या ओनर्स फंड्स में आता है। उसके बाद कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक का मतलब ये होता है जो कंपनी के पास बाकी का बचा हुआ जो भी अर्निंग्स बची होंगी, स्टॉक बचा होगा, वो सब आता है ओनर फंड्स में, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल ओनर इक्विटी, टोटल ओनर इक्विटी या ओनर्स फंड्स इसको बोलते हैं। मतलब कि एक तो हो गया, एक बोरोड फंड्स हो गया कंपनी के पास। बोरोड फंड मतलब जो बाहर से कंपनी पैसा उठाएगी, ठीक है। और ओनर्स फंड्स मतलब कि जो ओनर, कंपनी का ओनर खुद पैसा इन्वेस्ट करेगा कंपनी में, वो सब आ जाता है ओनर्स फंड्स में। रिटेन अर्निंग्स हो गया, ठीक है, शेयर कैपिटल हो गया, ये सारी चीजें जो होती है। देखो, ओनर्स फंड्स आर द फंड्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ठीक है। इट इंक्लूड्स कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स। जो भी कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस है, शेयर कैपिटल है, जो भी ओनर ने जो भी चीजें कंपनी में इन्वेस्ट की है, वो सारी आ जाती है ओनर्स फंड्स में। तो आई होप आपको ये जो बैलेंस शीट है इससे क्लियर हुआ होगा कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी है कंपनी की बोरोड फंड्स, और ये जो ओनर इक्विटी है ये है कंपनी का ओनर्स फंड्स। तो कंपनी दो तरह के सोर्सेज होते हैं कंपनी के पास जिससे वो पैसा उठा सकती है, ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। तो चलिए अब फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है ये देखते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब यही होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन या फाइनेंस फंक्शन का मतलब यही होता है कि किस सोर्स से ओनर्स फंड या बोरोड फंड, किस सोर्स से जो कंपनी है वो पैसा उठाएगी। दिस डिसीजन या फंक्शन ऑफ फाइनेंस इज कंसर्न विद द सोर्स फ्रॉम वेयर, ठीक है, कहाँ से किस सोर्स से जो कंपनी है वो पैसा उठाएगी, ये देखती है कंपनी किसमें, फाइनेंसिंग फंक्शन में, ठीक है। ये कंपनी देखती है किसमें, फाइनेंसिंग फंक्शन में, ठीक है। अब there are various sources from where funds can be raised or obtained, we have discussed in class 11th। तो क्लास 11th में हमने डिस्कस, आपको पता ही होगा कि हमने डिस्कस किया था कि काफी अलग अलग टाइप ऑफ सोर्सेज होते हैं कंपनी के पास जहां से कंपनी पैसा उठा सकती है। कुछ होते हैं बोरोड और कुछ होते हैं ओनर्स फंड्स, ठीक है। तो कंपनी ये डिसाइड करती है कि किस सोर्स से पैसा उठाना है, वही है फाइनेंस डिसीजन, ठीक है। अब ऐसे कुछ फैक्टर्स जिस पर ये फाइनेंसिंग डिसीजन जो है ये डिपेंड करता है। सबसे पहला, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फाइनेंस। भाई पैसा तो आप उठा रहे हैं लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी, आपको पैसा उठाने में कितनी कॉस्ट लगेगी, वो होता है कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फाइनेंस। तो कॉस्ट जिसमें सबसे कम कॉस्ट लगेगी वही होना चाहिए सोर्स, वही होना चाहिए जिससे आप पैसा उठाएंगे, और वही एक पर्टिकुलर फाइनेंसिंग डिसीजन होगा। जिसमें कॉस्ट सबसे कम लगेगी वही एक अच्छा फाइनेंसिंग डिसीजन माना जाएगा, वो एक अच्छा सोर्स माना जाएगा जहां से आप पैसा उठा सकते हैं, ठीक है। रिस्क इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग द फाइनेंस। कितनी रिस्क इन्वॉल्व है, अगर आप पैसा उठा रहे हैं तो कितनी रिस्क इन्वॉल्व है ना, ये देखना चाहिए। क्योंकि जब हम बाहर से पैसा उठाते हैं तो बाहर रिस्क ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू अगर हम जो ओनर इक्विटी या ओनर फंड है उससे अगर पैसा उठाएंगे तो कम रिस्क रहेगी, क्योंकि वो तो कंपनी का ही पैसा है, कंपनी का ही पैसा रहेगा वो, इसीलिए उसमें कम रिस्क इन्वॉल्व रहेगी, ठीक है। अब कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन भाई ये भी देखना है कि पर्टिकुलर फाइनेंस उठाने के लिए, है ना, पर्टिकुलर सोर्स से फाइनेंस उठाने के लिए हमारे पास उतना कैश अवेलेबल है या है भी या नहीं। अगर हमारे पास कैश, हमारी जो कैश फ्लो पोजीशन है वो अच्छी नहीं होगी तो हम एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो कैश फ्लो पोजीशन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद कंट्रोल कंसिडरेशंस। कंट्रोल कंसिडरेशंस का मतलब ये होता है कि
देखिए क्या होता अगर कंपनी बोरोड फंड से पैसा उठाती है ना, अगर कंपनी बोरोड फंड से पैसा उठाती है तो जो उसका कंपनी पे कंट्रोल होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब जो उसके पास बाद में जो पैसा बचेगा ना वो कम बचेगा अगर वो बोरोड फंड से कैपिटल उठाएगी, क्योंकि बाहर वालों को पेमेंट करना पड़ेगा, उसका जो अर्निंग है, उसका जो प्रॉफिट है वो कम होता जाएगा, उसका जो कंट्रोल है कंपनी पे वो कम होता जाएगा अगर वो बोरोड फंड से उठाएगी। पर अगर वो ओनर फंड से उठाती है तो उसका कंट्रोल रहेगा कंपनी पे। ठीक है, तो ये होता है कि कंट्रोल कंपनी पे कितना है और किस फंड पे ज्यादा रहेगा वो हमें देखना चाहिए। ठीक है, फिर फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज कीजिए, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब ये होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड इन द इशू ऑफ सिक्योरिटीज सच एज ब्रोकर कमीशन, एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा। देखिए जब भी कंपनी पैसा उठाती है ना वो अपना एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है कि हमें इतना पैसे की जरूरत है और हमें इतना पैसा चाहिए। तो पैसा उठाने के लिए, है ना, कम बाहर से या ओनर से पैसा उठाने के लिए जो भी कॉस्ट लगती है वो होती है फ्लोटेशन कॉस्ट। जैसे ब्रोकर कमीशन, अगर आप शेयर्स इशू करते हैं और कोई ब्रोकर रखते हैं तो उस पर हमें ब्रोकर कमीशन देना है। ठीक है, जब आप कोई सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं तब भी कॉस्ट लगती है। फिर जो भी प्रोस्पेक्टस पे आप एक्सपेंसेस मतलब कॉस्ट लगा रहे हैं वो सब क्या होता है फ्लोटेशन कॉस्ट में। तो फ्लोटेशन कॉस्ट पर भी ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर आप इस सोर्स से पैसा उठा रहे हो तो आपको कितना ज्यादा कॉस्ट लग रही है, वो भी फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद है फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि देखिए अगर किसी के पास बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब जो कंपनी के ऑपरेशन में लगाए जाते हैं, अगर कंपनी के बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती है कंपनी को तो उसको क्या करना चाहिए, उसको ओनर फंड्स जो है ना, कंपनी के पास जो ओनर फंड्स होते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। फिर स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट का मतलब ये होता है कि भाई जो मार्केट है जहां से आपको पैसा उठाना है उसकी क्या सिचुएशन है, मतलब कि वो डिप्रेशन में तो नहीं है, वो अच्छा तो चल रहा है ना मार्केट, उस हिसाब से आप जो है कोई भी फाइनेंसिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है जब आप कोई भी फाइनेंसिंग, जो कंपनी है जब कोई वो फाइनेंसिंग डिसीजन लेती है तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लेती है। आई होप आपको सारे फैक्टर्स क्लियर हो गए होंगे और फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू।